जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या आमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. नेहमीप्रमाणे राजकीय आणि सामाजिक विषयांवर भविष्यवाणी या कार्यक्रमात अंतर्गत आपण वर्तवत असतो. पंडित राजकुमार शर्मा, राजज्योतिषी म्हणूया, जय महाराष्ट्रचे आपल्याबरोबर कार्यक्रमात सहभागी झालेले आहेत आणि नेहमीप्रमाणे वेगवेगळ्या विषयांवर त्यांच्याशी आपण आज गप्पा मारणार आहोत. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजमंत्र में. थैंक यू. पंडित जी, पहला मुद्दा जो आपके सामने मुझे उठाना है, क्योंकि हफ्ते भर में बहुत सारी चर्चा उसके ऊपर हो रही है कि गोवा में भाजपा और आरएसएस के बीच एग्जैक्टली क्या चल रहा है. बिल्कुल. देखिए, सबसे पहले तो आप सबको गणपति उत्सव की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बप्पा जो हैं वो सोमवार को हमारे सबके घरों में मेहमान बन के आ जाएंगे और हम सब बड़े ही सुंदर मन से उनका स्वागत करते हैं. तो इसलिए जैसे पिछले शो में हमने कहा था गणपति बप्पा मोरिया, तो गणपति बप्पा जो आदि गणेश है उनका आगमन करते हैं और इसी के साथ में हमारे शो का आगमन करते हैं. जी हाँ. शो की शुरुआत करते हैं. तो जो आपने सवाल किया है, अगर आपको याद हो और दर्शकों, आप यहाँ पर एक बात अच्छी तरह से पिछले 2 साल के 2014 के इलेक्शन से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कहते आया हूँ मैं, वो आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में लेकर आइए. मित्रों, एक बात ध्यान से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो शपथ ली, उस शपथ की विधि, उस शपथ के दिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा था. जी हाँ. माननीय नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि थी. ये सब कहते आए हो, ये बात ये कहते आया हूं. और वृश्चिक राशि में साढ़े सती चल रही है. वृश्चिक राशि में शनि और मंगल का विष योग 16 तारीख तक चल रहा है. ये मैं हर शो में कहते आया हूं. यहां पर गोवा की बात करते हैं तो गोवा में भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सरकार है और लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो हैं वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं. उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे मनोहर पर्रिकर, जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे देश के. ध्यान से एक बात को समझ कर लीजिए कि दिल्ली में जब सरकार बनी, उसके बाद या उससे पहले बीजेपी की सरकार गोवा में बनी. जब गोवा में सरकार बनने की हम उस दिन की डेट लेते हैं, तो उस डेट के बाद भी अगर हम जब कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उस वक्त भी चंद्रमा जो था वो धनु राशि में था. वृश्चिक और धनु, तुला, वृश्चिक और धनु में इस वक्त साढ़े सती चल रही है. और मनोहर पर्रिकर की कुंडली का अध्ययन करें, उन्होंने एक बहुत बड़ा जंप, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और उसके बाद सीधा डिफेंस मिनिस्टर, इसके ऊपर उन्होंने जंप मारा. अब उनकी कुंडली का अध्ययन करें तो उनकी कुंडली में प्रगति अभी भी है. ही इज ए हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन. और उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का नाम गोवा में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था. जी हाँ. इसलिए वो नरेंद्र मोदी के बहुत ही नज़दीक हैं. मगर ग्रहदशा अपना निर्माण करती है. आप 40 रैलियां बिहार में करके हार जाते हो और यहाँ पर गोवा की बात करते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है संदीप वेलिंकर, जिसने कहीं भी सत्य बोला है, झूठ नहीं बोला है. आज अगर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया है तो महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए किया है. संदीप वेलिंकर ओरिजिनली आरएसएस के व्यक्ति हैं. मनोहर पर्रिकर जो पिछले सालों में ये कहते आए थे कि कोंकणी और मराठी, जी हाँ, कोंकणी और मराठी में बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करेंगे. बिल्कुल. मगर कुछ दिनों बाद, कुछ समय के बाद वो अचानक आकर कहते हैं कि इंग्लिश में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी शिक्षा और तीव्र होगी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं. मगर यहाँ पर संदीप वेलिंकर ने जिस तरह का मनोहर पर्रिकर के ऊपर प्रहार किया है, वो सिर्फ और सिर्फ मंगल और शनि की युति का एक संकेत है, एक विश्लेषण है. इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो उनकी सरकारों में इस वक्त यहाँ भी उनकी सरकार बनी हुई है, वहाँ पे जिस तरह की अस्थिरता नजर आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक राशि में साढ़े सती, शनि मंगल का दोष, 16 तारीख को ये दोष खत्म हो जाएगा और यहाँ पर जो अस्थिरता है वो और कायम होगी, जिसका पूरा बेनिफिट कांग्रेस को मिलता होगा.
पंडित जी, अब ये सवाल उठता है क्योंकि आपने जैसे कहा जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है आगे चुनौतियां गहरी और गहरी होती जाएंगी, लेकिन ये कब तक चलेगा, और खास तौर पे तब क्यों जबकि गोवा में इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस नजदीक है। बिल्कुल, आई थिंक नेक्स्ट अगले साल की जनवरी और फरवरी में वहां पे इलेक्शन है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी में है, मगर यहां तक अगले इलेक्शन की बात करें और जिस तरह का पूरे वर्ल्ड में, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि आरएसएस नागपुर से चलती है और यहां पर संदीप वेलिनकर ने अपना एक नया संगठन खड़ा कर दिया है। Am I right? अपना एक संगठन खड़ा कर दिया जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का बेस है। आपने कई चित्रों में देखा होगा, देवेंद्र फडणवीस भी जो हैं वो नेकर पहनकर और टोपी पहनकर आरएसएस में दिखाई देते हैं। देवेंद्र फडणवीस और मनोहर पर्रिकर, नितिन गडकरी, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो डेफिनेटली आरएसएस के साथ में बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और उसके लिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर इस वक्त जो समस्या आई है गोवा में, उसका पूरा पूरा बेनिफिट विरोधियों को मिलता हुआ दिखाई देता है। और आगे आने वाले दिनों में एक बात ध्यान रखिए, राजस्थान में जिस तरह से वहां की चीफ मिनिस्टर सौभाग्यवती श्रीमती वसुंधरा राजे ने मंदिरों के निर्माण के ऊपर और मंदिरों के ऊपर अंकुश लगाए हैं, आपने शायद ये खबरें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी, वो भी एक शनि और मंगल का दोष बनता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जब जैसे जैसे हम कलयुग की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे धर्म का नाश होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म का नाश होगा तब तब मैं इस पृथ्वी के ऊपर आऊँगा और डेफिनेटली उन सबको जो धर्म के अनुसरण करते हैं। ये समस्याएं रुजुता जी और बढ़ेंगी, क्योंकि वृश्चिक राशि में पहला ढैया चल रहा है 7.5 का, दूसरा नहीं है। पहले ढैये में बहुत तकलीफ देता है, दूसरे ढैये में और तकलीफ देता है, दूसरे ढैये में 2019 के इलेक्शन आएंगे, तब आप सोचिए क्या होगा। एक सरकार बनती है 330 सीटों से, अगर 130 के ऊपर रह जाती है तो क्या मुंह लेकर बैठे रहेंगे आप। उसके पहले गुजरात में इलेक्शन है, अब अगले साल गोवा में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है। इन 3 स्टेट्स में इलेक्शन अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो डेफिनेटली एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिखता है। गोवा से इसकी शुरुआत हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में इसका आप खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, यूपी में भी इनको बहुत तकलीफ और बहुत चुनौतियां सहनी करनी पड़ेंगी। मगर आज माननीय नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, जिस तरह के काले झंडे गोवा में दिखाए गए, आगे आने वाले दिनों में ये आंदोलन और स्टेट्स में भी आपको दिखाई देंगे। दूसरा स्टेट राजस्थान भी हो सकता है, जिसके कारण कुछ चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी को सहनी पड़ सकती हैं। मगर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को इतना ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बैठकर मंथन करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मुझे गालिब का वही शेर याद आता है कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इट इज़ नॉट ईजी टू विन ओवर यूपी, गोवा एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पंजाब भी आप छोड़ दीजिए। पंजाब तो है, पंजाब में तो हारेगी बीजेपी, मैं अभी प्रेडिक्ट करता हूं। आप ध्यान रखिए, यहां तक गुजरात की बात है, वहां पे उनको फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए और गुजरात में वार्ड वाइज जाकर उनको काम करना चाहिए, क्योंकि गुरदास कामत टेस्ट होगी वो बीजेपी के लिए। गुरदास कामत 6 दिन महीने में हफ्ते में 6 दिन वहाँ गुजरात डेरा डाल के बैठे हुए हैं। हाँ। वहाँ के कांग्रेस के नेता बहुत कठोर परिश्रम कर रहे हैं और आनंदीबेन को हटाने का कारण ही यही था। यहाँ तक गुजरात की बात है, वो बचाना बहुत ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी बिल्कुल पंडित जी, इसके बाद जो गणेशोत्सव सामने है हमारे, उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो शुरुआत गणेशोत्सव से करनी थी, लेकिन ये मुद्दा पिछले हफ्ते भर में बहुत हेडलाइंस बना हुआ है सब जगह, इसलिए हमने उस मुद्दे से शुरुआत की। तो कहिए, ये गणेशोत्सव महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में कैसा रहने वाला है, खासतौर पर लॉ और ऑर्डर के बारे में? लॉ और ऑर्डर के बारे में मैं यहाँ पर अपने होम मिनिस्टर साहब को, जो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस है, जी हाँ, ध्यान से सुनने वाली बात है ये मित्रों, इसको बिल्कुल नकारना नहीं है। हमारे सीपी साहब को और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को जितनी भी
जो भी कवरेज कर रही हैं महाराष्ट्र में, यानी जितने भी पंडाल बने हुए हैं यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, लाल बाग का राजा है या फिर बड़े बड़े गणपति बप्पा जिधर जिधर भी आप सबको आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पे पधारते हैं, यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। सिद्धि विनायक मंदिर है, एक बात ध्यान रखिए, 16/9/2016, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक गणपति बप्पा गणपति उत्सव है। इन 10 दिनों के अंदर किसी अप्रिय घटना का होना संभव है। इसलिए क्योंकि जाते जाते शनि मंगल जो है धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति पैदा करता है, कोई भी ग्रह होता है जब अपने पूरे जोश में होता है, क्योंकि जा रहा है वो, जाते जाते किसी तरह का कोई कष्ट देकर जा सकता है। इसलिए एजेंसियों को और जितने भी क्रिमिनल हैं उनके ऊपर नज़र रखना और विशेषतर अपने कोस्टल एरिया के ऊपर नज़र रखना, उसके बाद में विशेषतर अपनी जो क्राइम टीम है, पर्टिकुलरली साइबर क्राइम टीम है, उसको ध्यान रखना, क्योंकि इन 10 दिनों में एक आध घटना होने की संभावना हो सकती है। मगर हमारी महाराष्ट्र की पुलिस इतनी सक्षम है कि कहीं ना कहीं पिछली गलतियां जो है अब नहीं दोहराएगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। मगर ग्रह दशा अनुकूल नहीं है, सो आई हैव टू, मैं ब्लंटली जब किसी को बोल देता हूं कि ये होगा वो होगा, ब्लंटली मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, हमारे दर्शकों को भी, कि जब भी आप गणपति पंडाल जाएं, किसी भी ऐसी चीज़ को देखें जो कि आपको समझ में आए कि ये बैग है या कोई चीज़ है या कोई साइकिल पड़ा है या कोई स्कूटर पड़ा है जिसके ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, इमीडिएटली आप उस पुलिस का नंबर डायल करके उसको सूचित करें। बिल्कुल जी। और पंडित जी, हम आपकी जो भविष्यवाणी है वो भी हमारे गृह मंत्री तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल सुनते हैं वो, डेफिनेटली महाराष्ट्र के बहुत से मंत्री जो हैं हमारे शो को बहुत ही गंभीरता से सुनते हैं और उसको गंभीरता से लेते भी हैं। And once again, I will request Devendra Fadnavis to keep an eye on all the pandals with your आप बहुत ही सक्षम हैं और आपकी सक्षमता डेफिनेटली, और बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, जब एक डिवाइन ब्लेसिंग के अंदर होते हैं ना आप, देखिए जब आप एक डिवाइन ब्लेसिंग, गणपति बप्पा की डिवाइन ब्लेसिंग के अंदर हैं हम लोग, तो डेफिनेटली वो दुख हरता सुख करता है, किसी भी तरह का महाराष्ट्र के ऊपर आपदा नहीं आने देंगे। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसी चिंता ना हो, मगर ग्रह दशा संकेत करती है, इसलिए ये बोलना पड़ा। जी हाँ बिल्कुल। पंडित जी, आगे का जो ऐसा विषय है जिसका आपका अभ्यास पिछले कुछ सालों से है, और वो विषय ये है कि राहुल गांधी और आरएसएस के बीच में इलेक्शन से पहले जो नोकझोंक हुई थी, और फिर आरएसएस के एक बंदे ने उनके खिलाफ डिफेमेशन फाइल की थी, और अब राहुल गांधी जी ने ये डिसीजन लिया हुआ है कि वो पहले कह रहे थे कि केस को पीछे ले, अब कह रहे हैं पीछे मत लो, मैं उसे वाकई न्यायालय में जाके लड़ूंगा। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, दर्शकों आपके सामने हम बहुत बार राहुल जी की कुंडली का अध्ययन कर चुके हैं, और मैं ये भी कह चुका हूँ कि मेरे अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 2 हैं, एक नीतीश कुमार और एक राहुल जी। जी हाँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ। वो बाद में सरकार बनती नहीं बनती उसके ऊपर है, और कितने साल चलती उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मगर आज राहुल गांधी ने जो निश्चय लिया है, आपको याद होगा लोग उनको क्या क्या बोलते थे, मगर आज वो अपने डिसीजन लेने में कामयाब और सक्षम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे उनकी मंगल की महादशा प्रबलता की तरफ बढ़ेगी, 16/9 के बाद तो शनि मंगल से अलग हो जाएगा, वो और मराठी में बोलेंगे ठाम पणानी ते उभे रहणार कि मैं वापस नहीं लूँगा। और डेफिनेटली उसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और देश की जो माइनॉरिटी है वो राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई दिखाई देगी। और राहुल गांधी ने ये डिसीजन जो लिया है उनकी ग्रह दशा के मुताबिक और उनके शब्दों के मुताबिक, वो उनके लिए एक फेवरेबल डिसीजन होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि अगले 6 महीने में राहुल गांधी को आप देखेंगे किस तरह बात करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं,
आपको याद होगा मैं बोलते आया हूं कि इंदिरा जी को गूंगी गुड़िया बोलते थे और ये राहुल गांधी को क्या क्या बोलते थे। आई विल नॉट रिपीट देम, बट दोहराना भी नहीं चाहिए। यस, ही विल कम एज ए स्टार इन द कंट्री। पंडित जी, इसके आगे के जो विषय है, क्योंकि हमारा समय होता चला है, तो आगे के जो 2 विषय है वो आपसे संबंधित है। उसमें से एक है नवजोत सिद्धू, वो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन पंजाब के इलेक्शन के बारे में है। उन्होंने परगट सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी है उनके साथ मिलके नई पार्टी पंजाब के इलेक्शन को मद्देनजर रख खोलने की बात कही हुई है। तो क्या आपके लिए ये चुनौती होगी, या किसी भी इलेक्शन में वो क्या चुनौती खड़ी कर सकते हैं नवजोत सिद्धू? देखिए, आम आदमी पार्टी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अरविंद केजरीवाल की कुंडली का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल। और बेशक वो सब 70 से 72 सीटें दिल्ली में ले गए, मगर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, जिस तरह के वादे करके उन्होंने नहीं निभाए हैं, या जिस तरह से उनके नेता जो हैं, कभी कोई करप्शन में फंस रहा है, कभी कोई स्टिंग ऑपरेशन में फंस रहा है, कभी 22 लोग बाहर निकाले जा रहे हैं, तो जिस तरह का वातावरण बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो मीडिया अपना दांव लगा रही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में स्वीप करेगी, वो नहीं करेगी। अच्छा। फिर मेरी भविष्यवाणी वहाँ पे सत्य होगी कि महाराजा अमरिंदर सिंह आम आदमी पार्टी की थोड़ी बहुत सपोर्ट से या कुछ अपक्ष लोगों से सरकार बनाने में कामयाब होंगे और वो ही अगले वहाँ के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। अब आप सिद्धू साहब की बात करें तो सिद्धू साहब की बात की, अगर सिद्धू साहब की पार्टी और परगट की पार्टी की बात करें तो एक बात तय है कि जब कुछ नहीं मिला तो कुछ करना है। अच्छा, ध्यान से सुन लीजिए, उन्होंने पार्टी बनाने का कोई मुद्दा नहीं था। आम आदमी पार्टी ने उनको किसी तरह का कोई ऐसा लुभावना मतलब लड्डू दिया था जो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और सिद्धू साहब ने भी जल्दबाजी में अपनी राज्यसभा छोड़ दी। मगर मरता क्या ना करता मित्रों, आज सिद्धू साहब की क्रिकेट में भी ऐसी ही कुछ बातों से फेमस थे। हाँ, सिद्धू साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो आवाज़े पंजाब जो उन्होंने पार्टी बनाई है, वो डेफिनेटली इलेक्शन में शरीक हो सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी को कोई बड़ी सफलता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सीटें मिल सकती हैं। मगर मैं तो सिद्धू को, सिंपल बात है, सिद्धू को वापिस अपने घर आते देख रहा हूँ। यानी बीजेपी में सिद्धू वापस आते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा। अगर इस इलेक्शन में नहीं तो अगले 16 से 18 महीने में भारतीय जनता पार्टी उनको एक बार फिर मनवाने में कामयाब हो सकती है। मगर सिद्धू का ये पैंतरा आम आदमी पार्टी के लिए एक जहर साबित होगा और एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। और आगे आने वाले दिनों में मित्रों आप देखोगे पंजाब में भी कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के सामने अपने आप को जीत की तरफ ले जाती हुई दिखाई देती है। पंडित जी, ये बहुत गंभीरता से सुनने वाली बात है जो अभी आपने कही है, क्योंकि पंजाब के इलेक्शन के बारे में कही है। और दूसरी बात है जो आपसे सीधी भिड़ी हुई है, वो बात है कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं के दिल्ली के एक मंत्री संदीप कुमार के खिलाफ की हुई कार्रवाई। देखिए, वो जो संदीप कुमार के खिलाफ की हुई उन्होंने कार्रवाई है, उसके लिए मैं अरविंद की पीठ थपथपाऊंगा, शाबाशी दूंगा, क्योंकि वो पूरे केस में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली वो जो व्यक्ति जिसको अरविंद ने निकाला है वो इसी काबिल था। अगर आप अच्छी तरह से उस केस को स्टडी करें तो मैं हाल ही में जस्ट 1 आवर बिफोर वो स्टडी किया है, और उस लड़के की कुंडली का उस कैंडिडेट की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि उस कैंडिडेट की दशा दिशा अच्छी नहीं है। जिस तरह के कार्यों का चाल चलन भी अच्छे नहीं है। हाँ, चाल चलन भी अच्छा। देखिए, कोई भी नेता चरित्रवान होना चाहिए। अगर ऐसी बातें आपके सामने आती हैं तो अरविंद को मैं इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय है। इसलिए डेफिनेटली ही डिजर्व्स टू बी थ्रोन आउट। और एक किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, कोई जो इंक्वायरी है वो बाद में होती रहेगी, सबसे पहले एक्शन ली हुई है। बिल्कुल, एक्शन इसलिए ली हुई है कि उनको ये रिपोर्ट्स पिछले कुछ हफ्तों से मिलती जा रही थी कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जब उन्होंने उसकी पूरी तरह से छानबीन कर ली तो इंक्वायरी तो होती ही रहेगी। पता चल जाता है कि भाई ये गलत हुआ है तो इमीडिएटली उन्होंने वो एक्शन ले लिया, विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल। और इसीलिए अरविंद को मैं सराहता हूँ। डेफिनेटली वो अच्छे काम करते हैं, मगर कहते हैं ना कि एक दुकानदार
अगर प्लेन चलाने लग जाए तो उसको प्लेन चलाना नहीं आ सकता, वो कोशिश कर सकता है। एक ब्यूरोक्रेट अगर नेता बन जाता है तो उसको सीखते सीखते 8 से 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि अरविंद एक ब्यूरोक्रेट हैं, एक आंदोलनकारी हैं। और यहाँ तक लोगों का कहना है, मीडिया का कहना है कि उन्होंने अन्ना को यूज़ किया, उन्होंने किसको यूज़ किया, उन्होंने इस जो भी किया उसमें उनकी अपनी एक होशियारी थी। आज सत्ता में बैठने के काबिल तो हैं वो, आज चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं और पंजाब में मीडिया उनको जिताते हुए दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी का झंडा आप देखेंगे, कम से कम गोवा में भी उनको कम से कम 5 से 7 सीटें मिलेंगी। वातावरण आम आदमी पार्टी का धीरे धीरे बनता जा रहा है। मगर आज की बात करें तो अरविंद को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी बड़े नेताओं को, किसी बड़े सक्षम व्यक्तियों की सलाह लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो बचकानी हरकतें कर देते हैं, कभी कभी बचकाने डिसीजन ले लेते हैं, मगर उनमें से 80% डिसीजन जो हैं वो काबिल तारीफ होते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, इसके बाद एक बॉलीवुड का विषय है, क्योंकि हमने देखा है कुछ पिछले महीनों से एक ट्रेंड बना हुआ है बॉलीवुड में, जिसमें कि 2 निर्देशक या फिर 2 कलाकार भी कहो, आपस में भिड़ जाते हैं और पता नहीं कैसे एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स उछालते हैं और उससे एक बिन बुलाया ये शुरू हो जाता है, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। अब हमने देखा कि 2 फिल्में एक साथ आने वाली है, जो कि दिवाली में आने वाली है। अजय देवगन की एक फिल्म है शिवाय और करण जौहर की एक फिल्म है, और दोनों को लेके एक दूसरे के ऊपर जो उछाल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, यहाँ तक आपने ये जो सवाल किया है ना, ये सवाल इतना पेचीदा है कि ज्योतिष शास्त्र में इसमें हमको शुक्र को ध्यान में देना पड़ेगा। इस वक्त हम अगर आज की प्रश्न कुंडली का अध्ययन करते हैं तो बहुत जरूरी क्या है कि प्रश्न कुंडली देखिए, गुरु जो है वो धर्म सिखाता है, शुक्र जो है वो ऐश्वर्य देता है। गुरु और शुक्र इस वक्त कन्या राशि में बैठे हुए हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज कन्या राशि में चंद्रमा भी है। जब भी शुक्र के साथ में चंद्रमा बैठता है तो डेफिनेटली कभी ऋतिक रोशन और कंगना रनावत का झगड़ा दिखाई देगा, कभी आपको किसी न किसी हीरोइन स्टिंग ऑपरेशन में फंसते हुए दिखाई देंगे। और इस वक्त शुक्र, चंद्रमा और गुरु, देखिए गुरु और चंद्रमा तो गजकेसरी योग बनाते हैं, मगर शुक्र और चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं दबाव लाते हैं। दबाव किस में लाते हैं? फैशन इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, कलाकारों के आपसी झगड़े में, कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स के आपसी झगड़े में शुक्र जो है अपने शत्रु के साथ में बैठा हुआ है। क्योंकि शुक्र जो है हेमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम, दैत्यों का परम गुरु है, सर्वशास्त्र प्रवक्ता नाम। और शुक्र के साथ फिल्म इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, ये सब जुड़ा हुआ है। इसलिए शुक्र के साथ में गुरु जब तक बैठा हुआ है, ये तो अभी आपको एक छोटा सा किस्सा दिखाई दे रहा है जिसमें KRK भी घुसे हुए हैं। जी हाँ, जिसमें उन्हीं को लेके ये सब शुरू आगे आने वाले दिनों में बिग बॉस शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपको राधे माँ भी बोलते हैं दिखाई देगी। तो गुरु और शुक्र इकट्ठे देखेंगे आपकी इनकी जो युति है वो डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे मसालेदार टॉपिक्स आपको देंगे जो आप आश्चर्य हो जाएंगे। बिल्कुल। और जब जैसे वक्त आएगा हम उसके बारे में बात भी करेंगे। बिल्कुल बात कर, और अभी मैंने बोला आपको कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि भाई लोग दूध के साथ दही खा रहे हैं और ब्रेड के साथ साग खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं अजीब अजीब चीजें नजर आएंगी। हाँ। और करण जौहर और अजय का जो झगड़ा है वो तो इतना बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है, मगर इससे गंभीर चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि अजय बहुत ही समझदार हैं और करण भी जो है एक बहुत अच्छे सक्षम व्यक्ति हैं, अच्छे निर्माता है। देयर इज नथिंग मच टू सी इन दिस। जैसे शुरू हुआ है वैसे ही खत्म हो जाएगा। हाँ, आप देखेंगे मैक्सिमम बाय नेक्स्ट वीक इट विल बी ओवर। एक दूसरे के गले मिलते हुए भी आप उसको शूट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हम चाहेंगे कि वैसा ही हो। लेकिन पंडित जी, अब जो वक्त हो चला है वो इस बात का कि आपसे जान ले मार्केट की हालचाल आने वाले हफ्ते में कैसे रहने वाली है। देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जितने भी मार्केट के लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हमें टाइम पर हमारा अभिनंदन करते रहते हैं, उससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। पिछले हफ्ते ही हमने बोला था कि बाजार 28,600 का आंकड़ा पार कर सकता है, और मित्रों खुशी से मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बाजार 8,532 के करीब शुक्रवार को बंद हुआ।
अगला हफ्ता बाजार 29,000 पार कर सकता है। अच्छा रहेगा मतलब। 29,000। यहाँ पर लोगों को एक शंका है कि बुध जो है वो वक्री हो गया है, इसलिए मार्केट गिरेगी। मार्केट अगले 5 दिन नहीं गिरेगी, गिरेगी भी तो वापस संभल जाएगी। मार्केट उसके बाद में अगले हफ्ते की बात करेंगे। मगर 29,000 का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आंकड़ा मुझे साफ साफ नजर आता है, 29 को पार भी कर सकता है। और निफ्टी की बात करें, सिमिलरली मैंने 8,750 बोला था, ये 8,800 के ऊपर चला गया। आगे आने वाले दिनों में 8,910 का मेरा निफ्टी का एक संकेत है, और नीचे का जो है 8,720, यानी नीचे ज़्यादा गिरता हुआ दिखा। आई एम बुलिश। आप FIIs की अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में इनफ्लो करते हुए देखेंगे, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर, PSU बैंक्स, इनमें निवेश करके आप अपने बच्चों के लिए 15 साल तक बैठ जाइए, आप जिंदगी भर आप हैरान हो जाएंगे। सोने में भी एक चमक आती हुई दिखाई देती है, पर मुझे लगता है कि सोना गिर भी सकता है। 31,500 ऊपर का आंकड़ा है और नीचे का 3,200 का है। सिल्वर जो है 46,800 हो सकता है, नीचे का 45,000। क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करिए, 1-2 हफ्ते क्रूड ऑयल में अच्छे रहेंगे, और ऐसे जो है बाजार का हाल रहेगा। बट आई एम बुलिश ऑन इंडियन मार्केट। गोल्ड पर्टिकुलरली, नाउ सिल्वर हैज अगेन कम फॉर द इन्वेस्टमेंट, इट मे क्रॉस 47,000 अगेन। खरीदारी कर सकते हैं सिल्वर में। सिल्वर, बिल्कुल। पंडित जी, इतने सारे मुद्दे आज, इतने सारे विषय हमने उठाए और बहुत मजा आया आपके साथ भविष्यवाणी आपकी सुनते हुए। तो वक्त हो चला आहे की आज शो में हम यही रुकेंगे, लेकिन शेवटचा आपला जो नेहमीचा हे असतं, आपण प्रेक्षकांचे आलेली पत्र त्यांची नावं आवर्जून वाचून दाखवतो। काही त्यातली नावं मी वाचून दाखवते। जितेंद्र मरगमवार, अनिल अवचरे, ओमकार चावरे, सतीश विभूते, प्रमोद चौधरी, अक्षय सुतार, दलीप मट्टो यांचं नाव स्पेशली घ्यायचं आहे कारण श्रीनगरहून त्यांनी लिहिलं आहे। त्याचबरोबर बाकीही चंद्रपूर, नाशिक, नवी मुंबई इकडनं आपल्याला पत्र यावेळेला सगळ्यात जास्त आलेली आहेत। या कार्यक्रमात वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची, पण तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।